गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? इट्स क्लास 12th, न्यू चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व इनऑर्गेनिक का पार्ट है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप जानते हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसके ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? आपका पी कक्षक में जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? पी ऑर्बिटल में जाएगा। वो कहलाएंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, बढ़ते गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में, तो वो होगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप जानते हैं कि पी जो सब सेल है आपका उपकोष, पी उपकोष में आपके 3 कक्षक होते हैं। इट हैव 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, मैं ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, सिंपल रिप्रेजेंट किया मैंने, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, आप जानते हैं एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब है P1 to 6 पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के अगर ग्रुप्स की बात करें तो पी ब्लॉक के ग्रुप्स कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 to 18 किस में आते हैं? आपके पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13 से 18 के जो एलिमेंट हैं वो आपके पी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है आपका? NH2 S कंप्लीट भरा रहेगा, NP1 to 6। ठीक है, NH2 NP1 to 6। अब देखिएगा ग्रुप 13 to 18 के ये जो ग्रुप है आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आपके तीनों प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ध्यान देना, मतलब इसमें मेटल भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। थोड़ा सिमेट्रिकल लिख देता हूं आप लोगों के लिए। नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल भी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है ना कि अधातु, उपधातु और धातु, कि मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपके समझ में आ जाए कि जब आप किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, मेटलिक नेचर इंक्रीज होंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएं आप लोग तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ग्रुप जो आपके 13 to 18 है, तो 18 को आप छोड़ दें तो बाकी का ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, इन ग्रुप्स में अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं
बीच में आपके मेटल्स आते हैं और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका मेटल। तो अप टू डाउन जाने पर मेटलिक कैरेक्टर जो धातु प्रॉपर्टी है वो आपके इंक्रीज होंगी। तो पी ब्लॉक पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटल, धातु, उपधातु, अधातु सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और देखिएगा विशेष रूप पी ब्लॉक में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेज में एलिमेंट पाए जाते हैं। ठोस तत्व भी हैं, लिक्विड भी है और गैस भी हैं। ठोस में जैसे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम पी ब्लॉक में आता है, कार्बन पी ब्लॉक में है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपके बिस्मथ है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड में अगर आप देखें तो ब्रोमीन, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गैस में तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब क्या है आपके गैस स्टेट में है। तो कहने का मतलब है पी ब्लॉक में आपके बड़ी वैरायटी है, ठीक है। धातु, धातु, अधातु, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब है सारे के सारे। तो ये आपका पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन था। जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NH2 NP126 है। अब देखिएगा कुछ जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कि ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 नियॉन से ऊपर हीलियम रहेगा। आजकल इस सीरीज में एक नए नए एलिमेंट्स और ऐड हो गए हैं यहाँ, लेकिन वो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके आर्टिफिशियल हैं या सिंथेसाइज एलिमेंट हैं और सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, संश्लेषित और रेडियो एक्टिव हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी अभी केमिस्ट्री को अपन डिस्कस करें ये ज़रूरी नहीं है अपने लिए। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं ग्रुप 13 से लेकर के और 18 तक, ठीक है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें इनके हम लोग ग्रुप वाइज, तो ये आएगा आपका NH2, NP1, ये NH2, NP2, NH2, NP3, NH2, NP4 और NH2, NP5 और NH2, NP6। इसमें आपको पता है क्या होता है, केवल NH2, ठीक है। तो ये है आपके ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वैसे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो हैं वो आपने 11th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं इन क्लास 11th। ये ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ये आप लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किए हुए हैं पी ब्लॉक में। बाकी का ये जो पार्ट है ये अपन को 12th क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। अब देखिएगा कुछ जनरल ट्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ कि कौन कौन से ट्रेंड हैं जो जनरली चेंज होंगे। तो पहला आता है आपका इसमें जो प्रॉपर्टीज अपन लोग ग्रुप वाइज डिस्कस करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपन को डिस्कस करनी होती हैं। फर्स्ट होता है आपका कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कौन सा है, ये
ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस पर अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कंप्लीटली फुलफिल। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट होगा। यहाँ देखें आप हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपका सेकंड स्टेबिलिटी पे आएगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए जनरल प्रॉपर्टीज़ की तो देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपके सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, जो मैंने आपको बता ही दिया, आप लिख सकते हैं आराम से, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक या रेडियस या एटॉमिक या आयनिक रेडियस की। परमाणु या आयनिक त्रिज्या, परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या। आप जानते हैं ग्रुप में जब आप अप टू डाउन जाएंगे, सभी में ग्रुप में जब अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज, कोष की संख्या बढ़ती है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के साथ साथ साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जनरल सा ट्रेंड है, जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो परमाणु आकार है, जो आयनिक रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है, वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। शुरू में आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट आपको काफ़ी देखने को मिलेगा ग्रुप के शुरुआत में, इनिशियली, जैसे आप इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होता। वो कारण होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, डी और एफ फुलफिल होता है, और डी एफ में जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ सेल, कोष की संख्या बढ़ने के साथ साथ साइज में जो इंक्रीजमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो शुरू में तो आपको लगेगा साइज काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, बाद में साइज का जो इंक्रीमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट निकल के आती है कि इस ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप्स में जो पहला एलिमेंट है आपका ये वाला, इसका जो साइज है वो और एलिमेंट से कंपेरिजन में क्या होगा, कम। ठीक है, और अगर एलिमेंट से कंपेयर करें तो इनका जो साइज है वो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट के लिए वेरी स्मॉल साइज। वेरी इसलिए लगाया मैंने, कंपेरेटिवली कर रहा हूँ, बाकी ग्रुप्स के अन्य एलिमेंट्स के कंपेरिजन में इनका जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो आईपी कह लो या आईई कह लो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें आयन ऊर्जा की, तो देखिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हैं कि कोई गैसीय एटम है, आइसोलेटेड विलगित गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसीय एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आपके आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो कोई भी गैसियस एटम आपको दिया गया है तो उसके लिए ये होती है। आप जानते ही हैं कि जब आप इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर, पीरियड की बात हो रही है लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक जो साइज है वो डिक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों को, देखिएगा इसको कंपेयर करें हम लोग, इसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में भी इसका ज़्यादा आएगा। समझ रहे आप, एन का जो आईपी है या आई है वो ओ से भी क्या होगा, ज़्यादा। कारण क्या है, देखो आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा P3 से और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा P4 से। मैंने बताया था P3 इज मोर स्टेबल देन P4। P3 जो है वो P4 के कंपेरिजन में ज़्यादा स्थायी है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आसानी से यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको कंपेयर करना है। अब बात करें अप टू डाउन, आप जब ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे
तो मैंने बताया था एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम जो कोश है, आउटर मोस्ट जो सेल है, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और ऐसी कंडीशन में उस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, नाभिकीय अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी। तो अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, आपके डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। ये मैंने बताया था अप टू डाउन इंक्रीज, और ये अप टू डाउन डिक्रीज। समझ में आई बात सबके, ये बढ़ेगी और ये घटेगी, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, हाई, उच्च आयनन ऊर्जा, ठीक है। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणता बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप जानते हैं, इधर से इधर जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाने पर क्या होगी आपके, डिक्रीज। तो इस हिसाब से आप देखें तो एफ जो है फ्लोरीन, ये आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। मतलब उच्च विद्युत ऋणता या सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है आपका, फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, आप जानते ही हैं। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, फ्लोरीन है, ठीक है। और आप जब ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज। और यही कारण है कि मेटलिक जो कैरेक्टर है, धात्विक जो गुण हैं वो क्या होते हैं आपके, बढ़ते हैं, ठीक है। धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात आपके। उसके बाद देखिएगा, यहाँ मैंने बताया आपको फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो और एलिमेंट के कंपेरिजन में उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी, ज़्यादा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद देखें हम लोग नंबर 4, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EgH, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब देखिएगा ये क्या है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। तो देखिएगा शुरुआती जो एलिमेंट है उनमें जब इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब डेल्टा HEG की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है, कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन बंधुता वो है ज़्यादा है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कम ऋणात्मक होती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आती है, कमी आती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें हम लोग, इधर से इधर तो इंक्रीज होता है और इधर से इधर क्या होती है, डिक्रीज। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर से इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसको होना चाहिए, एफ को होना चाहिए ना। एफ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, समझ आप लोग, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन। डेल्टा EgH जो हाईएस्ट नेगेटिव आएगा वो किसके लिए आएगा, क्लोरीन। तो आप कह सकते हैं क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्या है, एलिमेंट। क्लोरीन के साथ जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी यहाँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर फ्लोरीन का क्यों नहीं है,
तो एक्चुअल में क्या है, एफ का जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। एफ एटम का जो साइज है वो छोटा है, छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने वाला 2p में, 2p का साइज 3p के कंपेरिजन में क्या होगा, छोटा होगा, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंस ज़्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन फील करेगा। जबकि क्लोरीन में जो p ऑर्बिटल्स है वो है 3p, जिसमें इलेक्ट्रॉन को जाना है, जिसका साइज 2p के कंपेयर में क्या है, बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई होगी, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा ईजिली जुड़ेगा। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन के कंपेरिजन में ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो आप बोल सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो है वो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसके अलावा देखिएगा कि ये है आपका सेकेंड पीरियड, 2s और 2p आता है इसमें, जबकि यहाँ देखें 3s 3p और उसके बाद क्या आएगा आपका 3d। तो यहाँ से आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके पास बैकेंड d ऑर्बिटल रहते हैं। क्या रहते हैं, d ऑर्बिटल्स। तो ये उन d ऑर्बिटल्स का यूज करते हुए अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इनकी जो सहसंयोजकता है उसे इन d कक्षकों का उपयोग करते हुए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब अगर आप देखें तो पहला एलिमेंट है आपका ये हुआ, ये इनके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो ये चार ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके द्वारा शो की जाती हैं, और इन चार प्रॉपर्टीज की वजह से ही ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उनके कंपैरिजन में कई सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे कि कौन कौन से रीजन होंगे वो, एक तो पहला वेरी स्मॉल साइज, ग्रुप का जो पहला एलिमेंट हुआ जैसे इसमें देखें तो ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो एफ फ्लोरीन ओनली नेगेटिव -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, जबकि ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। तो ऐसे कई सारे डिफरेंसेज हैं। तो उसके रीजंस क्या हैं, एक तो पहला वेरी स्मॉल साइज, दूसरा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फोर्थ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहला कारण रहेगा असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल जो बिहेवियर फर्स्ट एलिमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके पीछे रीजन रहेगा पहला उसका छोटा आकार, दूसरा उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और d कक्षकों की अनुपस्थिति। तो जब भी कंपेयर किया जाए तो इनमें से कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है, तो वाई। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, s का 1 और p के 3, टोटल ऑर्बिटल कितने आए 4। तो इसके पास केवल 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 4 ही कक्षक उपलब्ध हैं। लेकिन p में मैंने बताया था p कहाँ आएगा आपका यहाँ, इसके बाद 3s है, 3p और उसके बाद क्या है 3d। तो ये d ऑर्बिटल्स का यूज कर सकता है, जबकि यहाँ मैक्सिमम हाइब्रिडेशन जब आएगा तो क्या आएगा sp3, जबकि यहाँ sp3d पॉसिबल है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एटम इट कैन नॉट फॉर्म NCl5। नाइट्रोजन परमाणु के पास d कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वो अपनी जो कोवैलेंसी है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, विस्तारित नहीं कर पाएगा, इसलिए वो NCl5 नहीं बनाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आप इन बेसिस पर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एलिमेंट जितने भी दिए हुए हैं आपको, तो नॉर्मली अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, और एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, इनके जो क्वथनांक हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। अप टू डाउन जाने पर इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़े से इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंड करता है, वैसे तो जनरली अप टू डाउन जाने पर वो भी इंक्रीज ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये कुछ जनरल ट्रेंड था। उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कुछ चीज़ें दी हुई हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के चीज़, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बता देता हूँ कि ये जो ग्रुप हैं इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो S और P, इसको छोड़ दें आप लोग, इसको अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आप जानते हैं इनर्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसेज भी बोलते हैं इनको। इनमें अगर आप देखें तो S के साथ साथ P ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो ये, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो s के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। मतलब s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बंध निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी। कब? अप टू डाउन। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें ऊपर वाले एलिमेंट्स के कंपेरिजन में नीचे वाले एलिमेंट्स 2 कम ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। क्या करते हैं? 2 कम ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। मतलब कम ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व ग्रुप में ऊपर से जाने पर बढ़ता है। उसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। एक्चुअल में क्या है, यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आने से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन होने की वजह से एस के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कम ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। जैसे यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 और 2 4, तो +2 और +4 की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अप टू डाउन जाने पर +4 के कंपेरिजन में +2 ज़्यादा स्टेबल होगी, तो पी भी +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली +4 के। ठीक है, तो ये जनरल सा ट्रेंड है। कल से हम लोग ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे। ग्रुप 15, 16, 17 और 18 को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।